कांग्रेस ने देश का बंटवारा क्यों होने दिया, भारत का विभाजन और पाकिस्तान बनने की पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। भारत का विभाजन आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और जटिल घटनाओं में से एक है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि दशकों की राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक प्रक्रियाओं का परिणाम थी। 1940 का दशक इस दृष्टि से सबसे निर्णायक रहा। इसी दौर में पाकिस्तान की मांग ने ठोस राजनीतिक रूप लिया और अंततः 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें मुस्लिम लीग के बदलते स्वरूप, अंग्रेजी नीति की चालाकी और अंततः कांग्रेस की भूमिका, इन सभी पहलुओं पर गहराई से नजर डालनी होगी। पाकिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि मुस्लिम लीग के स्वरूप में बदला। पाकिस्तान की मांग एकाएक सामने नहीं आई। इसकी जड़ें 1937 के प्रांतीय चुनावों में खोजी जा सकती हैं। इन चुनावों में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। मुसलमानों के लिए आरक्षित 492 सीटों में से लीग मात्र 109 सीटें ही जीत पाई, यानी कुल मुस्लिम वोट का सिर्फ लगभग 4.8%। इस करारी हार ने लीग को यह एहसास करा दिया कि आम मुस्लिम जनता, खासकर शहरी निम्न मध्य वर्गीय मुसलमानों के बीच उसकी जो पकड़ है वो बेहद कमजोर है। लीग का सामाजिक आधार मुख्यतः भूमिपतियों और परंपरावादी तबकों तक सीमित था, इसलिए वो कोई सुधारवादी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम पेश नहीं कर सकती थी जिससे आम जनता जुड़ती। इसके बजाय लीग ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कहीं ज्यादा असरदार साबित हुआ, डर और भावनात्मक लामबंदी का रास्ता। लीग ने इस्लाम खतरे में है का नारा गढ़ा और ये प्रचार किया कि यदि हिंदू बहुसंख्यक राज कायम हुआ तो मुसलमानों का धार्मिक अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। जिन्ना और लीग के अन्य नेताओं ने यह प्रचार किया कि कांग्रेस का असली मकसद केवल स्वतंत्रता पाना नहीं, बल्कि मुस्लिम बहुल इलाकों पर हिंदू वर्चस्व स्थापित करना है। एक बार जब मुसलमानों के मन में ये डर बिठा दिया गया तो लीग नेताओं के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को जायज ठहराना आसान हो गया। ये तर्क दिया गया कि केवल एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र में ही मुसलमान अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। इसी सोच का नतीजा था मार्च 1940 का लाहौर अधिवेशन, जहां प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में साफ तौर पर दो राष्ट्र सिद्धांत यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं के आधार पर मुसलमानों के लिए एक अलग संप्रभु राज्य की मांग रखी गई। अंग्रेजी शासन ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देने में निर्णायक भूमिका निभाई। फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई गहरी की। जब 1937 के चुनावों के बाद ये साफ हो गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध भूमिपतियों, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों तथा वामपंथी, दक्षिणपंथी फूट जैसी पुरानी रणनीतियां नाकाम हो चुकी हैं, तो अंग्रेज सरकार के पास सांप्रदायिकता ही एकमात्र कारगर हथियार बचा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद वायसराय लिनलिथगो ने जानबूझकर मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित किया। सरकारी तौर पर लीग को मुस्लिम हित का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया गया, जबकि 1937 के चुनाव परिणाम इस दावे से मेल नहीं खाते थे। अंग्रेजों ने यह भी वादा कर दिया कि बिना लीग की सहमति के कोई भी संवैधानिक समझौता नहीं होगा। तो इस तरह लीग को एक तरह की वीटो शक्ति मिल गई, जिसका इस्तेमाल जिन्ना ने युद्ध के बाद बखूबी किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं। क्रिप्स मिशन, मार्च से अप्रैल 1942। स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया ये मिशन तुरंत स्वशासन देने के बजाय युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता था और भारतीय रजवाड़ों को भी नए संविधान में अलग प्रतिनिधित्व देता था। इसमें एक विवादास्पद लोकल ऑप्शन धारा थी, जिसके अनुसार कोई भी प्रांत भविष्य के संविधान से अलग होकर सीधे ब्रिटेन से समझौता कर सकता था। यह प्रस्ताव कांग्रेस ने ठुकरा दिया, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को वैधानिक आधार दे दिया, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता के इस प्रावधान ने अलगाव की संभावना को सैद्धांतिक मान्यता दे दी थी। शिमला कॉन्फ्रेंस और चुनाव। जून 1945 में वायसराय वेविल ने कांग्रेस नेताओं को रिहा कर शिमला में अंतरिम समझौते के लिए बुलाया। कांग्रेस सहयोग को तैयार थी, लेकिन जिन्ना ने जिद पकड़ी कि कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों को नामजद करने का अधिकार केवल लीग को हो। वेविल ने अंततः जिन्ना की मांग मानने के बजाय पूरी कॉन्फ्रेंस को ही भंग कर दिया, यानी जिन्ना की वीटो शक्ति कामयाब रही। इसके बाद हुए चुनावों में लीग ने खुले सांप्रदायिक नारे का सहारा लिया।
लीग और पाकिस्तान के लिए वोट देने का मतलब है इस्लाम के लिए वोट देना। मस्जिदों का प्रयोग चुनावी सभाओं के लिए किया गया और मुस्लिम जनता को ये समझाया गया कि कांग्रेस और लीग में से किसी एक को चुनना मतलब गीता और कुरान में से किसी एक को चुनना है। इस माहौल में लीग को लगभग सभी आरक्षित मुस्लिम सीटों पर भारी सफलता मिली। कैबिनेट मिशन 1946 मार्च 1946 में आया कैबिनेट मिशन सत्ता हस्तांतरण की संवैधानिक रूपरेखा तलाशने आया था। इसने संविधान निर्माण के लिए भारत को 3 समूहों में बांटने का प्रस्ताव रखा। समूह का मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत उड़ीसा। समूह खा पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत सिंध और समूह गा असम व बंगाल। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि समूहीकरण अनिवार्य है या फिर वैकल्पिक है। जब स्पष्टीकरण मांगा गया, मिशन ने इनकार कर दिया। इस अस्पष्टता का फायदा उठाकर कांग्रेस और लीग दोनों ने अपने अपने हिसाब से योजना की व्याख्या की। नेहरू के एक भाषण ने, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा मिशन के नियमों को बदल भी सकती है, लोगों को नाराज कर दिया और 29 जुलाई 1946 को लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। अंतरिम सरकार और सांप्रदायिक हिंसा 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, जिसमें शुरू में लीग शामिल नहीं थी। यह ब्रिटिश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। नाराज जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में भड़की हिंसा में करीब 5000 लोग मारे गए। इसे कलकत्ता के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नौअखली, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी दंगे फैल गए। इस हिंसा से घबराकर अंग्रेजों ने 26 अक्टूबर 1946 को लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया, लेकिन इससे टकराव और बढ़ गया। लीग मंत्रियों ने असहयोग की नीति अपनाई और अंतरिम सरकार को केवल गृह युद्ध जारी रखने का माध्यम बना दिया। फरवरी 1947 तक स्थिति संकटपूर्ण हो चुकी थी। अंग्रेजों की वापसी की समय सीमा और अंतिम निर्णय 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय होंगे। पंजाब में लीग द्वारा छेड़े गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन ने मिलीजुली सरकार गिरा दी, जिससे ये साफ हो गया कि सांप्रदायिक एकता अब संभव नहीं है। अंततः 3 जून 1947 की योजना में भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय की गई, मूल समय सीमा से करीब 1 साल पहले। इतनी जल्दबाजी और सीमा आयोग के फैसलों में देरी ने विभाजन की त्रासदी को और गहरा कर दिया। लाखों लोग बेघर हुए, बड़े पैमाने पर पलायन और हिंसा हुई। ये विभाजन का सबसे दुखद पहलू था। कांग्रेस ने आखिर विभाजन क्यों स्वीकार किया? ये सवाल स्वाभाविक है कि जो कांग्रेस दशकों तक भारत की एकता के लिए लड़ती रही, उसने आखिर विभाजन क्यों स्वीकार कर लिया? ये किसी एक नेता की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि पूरे संगठन की एक गहरी असफलता का नतीजा थी। कांग्रेस मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय मुख्यधारा में पूरी तरह नहीं जोड़ पाई और 1937 के बाद सांप्रदायिकता के बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं सकी। 1946 तक ये स्पष्ट हो चुका था कि मुस्लिम जनमानस लीग के साथ है, क्योंकि लीग ने लगभग 80% आरक्षित मुस्लिम सीटें जीत ली थी। 1 साल बाद विभाजन का मुद्दा सड़कों पर आ चुका था और पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में था। नेहरू और पटेल दोनों ने महसूस किया कि गृह युद्ध से बचने के लिए विभाजन बेहतर विकल्प है। पटेल ने 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस बैठक में साफ कहा कि पाकिस्तान पंजाब और बंगाल में पहले से ही व्यवहारिक रूप में मौजूद है। एक और अहम कारण यह भी था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे, इसलिए उसने अंग्रेजों की इस नीति का समर्थन किया कि भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प ना दिया जाए, बल्कि उन्हें अनुरोध या दबाव से भारत या पाकिस्तान में शामिल करा लिया जाए। गांधी जी विभाजन को लेकर गहरे आहत थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि जनता हिंदू, मुसलमान और सिख सभी सांप्रदायिक भावनाओं में इतनी बह चुकी थी कि एकता के लिए जनसमर्थन जुटाना लगभग असंभव हो गया था। 4 जून 1947 की प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा कि विभाजन उनकी इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जनता की नब्ज पहचानती है। 14 जून 1947 की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक में गांधी जी ने सलाह दी कि मौजूदा हालात में विभाजन स्वीकार तो कर लिया जाए, पर इसे कभी हृदय से स्वीकार ना किया जाए और भविष्य में स्थिति सुधरने पर पुनः एकीकरण की कोशिश की जाए। कांग्रेस ने कभी जिन्ना की इस मांग को स्वीकार नहीं किया कि उसे केवल हिंदुओं का और लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, क्योंकि इससे कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष चरित्र ही
खत्म हो जाता। इसके बावजूद कांग्रेस ने बार बार रियायतें दी। 1942 के क्रिप्स समझौते में मुस्लिम बहुल प्रांतों को आत्मनिर्णय का अधिकार मानना, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता, कैबिनेट मिशन की समूहीकरण योजना पर शुरुआती चुप्पी, ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को दरअसल ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती रही कि उनके हित सुरक्षित रहें। लेकिन इन रियायतों का उल्टा असर हुआ। इससे सांप्रदायिकता की जड़ें कमजोर होने के बजाय जिन्ना और लीग की ताकत और बढ़ी और उनकी हर कामयाबी के साथ और ज्यादा मुसलमान उनके पक्ष में आते गए। विद्वानों के अनुसार कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो 1940 तक आते आते सांप्रदायिकता के बदलते चरित्र को ठीक से समझ ही नहीं पाई। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्राणपण से जुटे रहे, पर राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर सांप्रदायिकता से दीर्घकालिक ढंग से लड़ने की कोई ठोस योजना कांग्रेस के पास नहीं थी। जैसा कि इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं, सांप्रदायिकता मूलतः एक विचारधारा है जिसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे संघर्ष करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि वो ऐसा नहीं कर सकी। भारत का विभाजन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को लेकर हुआ, जो 1940 के बाद तेजी से उभरी। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने संवैधानिक तरीकों और प्रत्यक्ष कार्रवाई दोनों का इस्तेमाल करके ऐसी राजनीतिक गतिरोध की स्थिति पैदा कर दी जिससे विभाजन लगभग अवश्यंभावी हो गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अंग्रेजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक ताकतों का लगातार इस्तेमाल किया। लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानकर उसे वीटो शक्ति दी और जब अंततः जिन्ना की जिद के आगे उनकी एक न चली तो जल्दबाजी में विभाजन को अंतिम रूप दे दिया। सांप्रदायिक दंगों को समय रहते रोका नहीं जा सका और विभाजन अवश्यंभावी हो गया। कांग्रेस अपनी पूरी प्रतिबद्धता के बावजूद भारत की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकी। इसके दो बड़े कारण थे। राष्ट्रीय आंदोलन मुस्लिम जनता को पूरी तरह अपने साथ नहीं जोड़ पाया और कांग्रेस सांप्रदायिकता से लड़ने की सही और दीर्घकालिक रणनीति नहीं अपना सकी। इस तरह पाकिस्तान का निर्माण किसी एक पक्ष की देन नहीं, बल्कि लीग की सांप्रदायिक राजनीति, अंग्रेजों की चालाक नीति और कांग्रेस की बुनियादी सीमाओं तीनों के मेल का परिणाम था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।